रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों को मेरे नावल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे नावल्स पे आ सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो शुरू करते हैं। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 8। सुबह सूरज की पहली किरण से ही शामिर की आँख खुल गई। आंखें मलते इसने एक नज़र अपने पास सोई नाबिया पे डाली जो मुकम्मल नींद की आगोश में थी। उसके गोल गोल लाल गाल देख के शामिर का दिल एक बार फिर इन पे आ गया था। आगे बढ़कर धीरे से उसके दाएं गाल पे अपने लब रखे। वो नींद में थोड़ा सा किसमसाई तो शामिर मुस्कुराता हुआ पीछे हो गया। अना की आंख खुल गई थी। शामिर सोता बन गया था। अना ने अधखुली आंख से शामिर को सोते देखा। कुछ पल तो हवास को जगाने में लगी, लेकिन धीरे धीरे सब याद आ गया। झट से उठ बैठी। एक छोटी सी खिड़की से कैसे सूरज की किरणें अंदर आ रही थी, जिसका मतलब था कि रात गुजर चुकी है। अनाबिया परेशान हुई और शामिर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी। क्या? शामिर ने एक आँख खोल के एक्टिंग करते पूछा। सुबह हो गई है, उठें प्लीज़, घर जाना है, जल्दी करें। अनाबिया परेशानी से बोली। यार अभी सोने दो, क्या सुबह सुबह ही जगा दिया। शामिर ने अना को बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा के फिर सोता बन गया। अना को अपनी सांसें मुंतशिर होती महसूस हुई। वैसे पहली बार किसी मर्द के इतने नज़दीक हुई थी। भले वो उसके निकाह में थी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह धड़का और झटके से पीछे हुई। प्लीज़ उठ जाएं, आवाज़ में मिन्नत थी। लो उठ गया। शामिर ने उठते इसे प्यार से देखा। यहाँ से चलें, धीमी आवाज़ में कहा। अना जानती हो मेरा दिल चाह रहा है ये पल यहीं थम जाएं, जिन पलों में हम साथ हैं, खुशियाँ भरे जज्बात हैं। गहरी नज़रों से अना को देखते वो जज्बे के आलम में बोला। देर हो रही है, प्लीज़ चलें। अना दिल की धड़कनों को संभालती बामुश्किल बोली। शामिर ने गहरा सांस खारिज किया। सो अनरोमांटिक, ज़ेर लब कहता वो उठा और शर्ट पहनने लगा। बटन बंद करता एक नज़र सर झुकाए अपनी अना को देखा। तुम्हारे गाल आज भी लाल टमाटर की तरह हैं, कहते हुए इसने उंगलियां उसके फूले हुए गालों को छुई। तो अना ने आंखें फैला के इस दीवाने को देखा जो पटरी पे चढ़ा ही नहीं, लेकिन पटरी से उतर रहा था। मिस्टर शामिर खानज़ादा, अगर आपका ये ठरकीपन ख़त्म हो गया हो तो चलें अब की बार। अना ने चबा चबा के कहा। लड़की, मेरी मोहब्बत का ठरक ना नाम दे रही हो, कुछ खुदा का खौफ करो, शौहर हूँ तुम्हारा। काफ के बटन बंद करते मुंह बनाए। जी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, तो ज़्यादा फैले मत। अनाबिया ने पास आके उसकी शर्ट के कॉलर को दुरुस्त करते मुस्कुरा के कहा। तो एक लम्हे को शामिर उसकी बुरी आंखों की चमक देखता वहीं स्टिल हो गया। दिल ने एक हार्ट बीट मिस की। चलें। अनाबिया फ़ौरन से पीछे होती दाएं बाएं देखती बोली। शामिर को लगा अगर वो और ज़्यादा वहाँ रुके तो शायद अपने जज्बात पे काबू खो देगा। दोनों ही दरवाज़ा खोलते बाहर निकले। सारी रात आंखों में कटी, एक पल को भी सुकून नहीं ना आया था। बेसुकून तो सभी थे, लेकिन लब सबके ही खामोश थे और दुआ गो थे कि वो दोनों ठीक हों। दीजिए तस्बीह कर रही थी और अल्लाह से दुआ गो थी कि वहीं दूसरी तरफ फ़याज़ साहब बहुत चुप चुप से थे। इन्हें तो यूं भी शामिर पे पूरा भरोसा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई थी, इसलिए वो परेशान हो रहे थे। मिकाल भी इन्हीं की तरफ आ गया था। अना और शामिर क्या अभी तक वापस नहीं हुई थी, वो भी परेशान हो गया था। शामिर को कॉल कर रहा था, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका लाडला चहीता सबका खुद से भी ज़्यादा हिफाजत करेगा अना की, ऐसी ही कहा था ना। शामिर ने बाहर आते गुस्सा ज़ब्त करते कहा। सबकी नज़रें इस पे उठी थी। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, अनजाने वो किस परेशानी में है, उल्टा ये ऑल फॉल बोले जा रहा है। फ़याज़ साहब गुस्से से उठ खड़े हुए। परेशानी में वो नहीं, परेशान में हम हैं। ख़ुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा। शामिर चुप रहें और जाएं यहाँ से, जमीला खातून ने बीच में टोक दिया। यूं आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, याद रखिएगा। आपका अंधा अतमाद आपको एक दिन ले डूबेगा। शामी ऊंची आवाज़ में कहता वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ये लड़का फ़याज़ साहब का दिल बहुत बुरा हुआ। छोड़ें चचा जान, आपको उसकी लावाबाली तबीयत का पता तो है, ऐसा ही है वो। आप बैठे, टेंशन ना लें, मैं देखता हूँ। फ़याज़ साहब को हौसला देता बिठाया वो मिकाल खुद इन्हें ढूंढने घर से निकला। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतरी करेगा। जमीला खातून का दिल कितना कट रहा था ये वही जानती थी, लेकिन इनके शौहर
शुगर के मरीज़ थे, इनके लिए टेंशन लेना सही नहीं था। ये लें साहब जी आपकी गाड़ी की चाबी, गाड़ी एकदम फिट फाट हो गई है। साथ 2 घर छोड़ के खालिद मैकेनिक को बोला कि शामिर की गाड़ी इस शख्स ने ठीक करवा दिया था। आप लोगों का ये एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा। शामिर ने हज़ारों के कुछ नोट दोनों को थमाए। अरे ये क्या? नहीं साहब जी, ये हम नहीं ले सकते, आप हमारे मेहमान हैं और लाहौर वाले मेहमान नवाज है, आप इन्हें वापस रखें। इस शख्स ने पैसे वापस कर दिए। शामिर मुस्कुरा दिया। इसे अना की बात याद आ गई, वो वाकई सच्ची थी। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से निकले और सुल्तान हाउस की जानिब गामजद थे। रास्ता भर दोनों ही चुप रहे। घर के पास गाड़ी पहुंची तो अन्ना के दिल की धड़कन तेज़ हुई, इसके चेहरे का रंग मुतज़र हुआ। शामिर ने गाड़ी की साइड आहिस्ता की। क्या हुआ? शामिर ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। अन्ना ने हलक तर किया और शामिर की तरफ परेशान नज़रों से देखा। सब घर वाले क्या सोचेंगे? हमने एक रात घर से बाहर गुजारी। अन्ना का लहजा नम हुआ तो शामिर के माथे पे बल पड़े और गाड़ी दरवाजे के आगे रोकी। अन्ना इधर देखो मेरी तरफ, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम किसी गैर के साथ तो नहीं थी? अपने शौहर के साथ थी। शामिर ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और हर लफ्ज़ पे ज़ोर देते कहा, आप नहीं समझ सकते। घर में अन्ना ने कुछ कहना सब समझता हूँ, बस तुम इतना याद रखो कि तुम मेरे निकाह में हो। एक एक लफ्ज़ जज्बे के आलम में कहता वो अन्ना को एक गुना सुकून दे गया। आओ मेरे साथ, कहते गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दूसरी जानिब से अन्ना बाहर निकली। शामिर ने उसका हाथ थामा और घर की दहलीज के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ से मिकाल बाहर निकल रहा था। ओ सद शुक्र कि तुम लोग आ गए। मिकाल ने शामिर को खुशी से दरवाजे में ही गले लगा लिया और इन्हें लिए अंदर बढ़ा। चचा जान, शामिर और अन्ना आ गए हैं। मकियाल बहुत खुशी से ऊंची आवाज़ में बोला। सभी की नज़रें दरवाजे की जानिब उठी जहाँ से वो दोनों अंदर आ रहे थे। शामी के कानों में भी आवाज़ जा चुकी थी। वो भी कमरे से बाहर निकला, लेकिन सामने का मंजर देखा वहीं टिट्टा। शामिर के हाथ में अनाबिया का हाथ वो वहीं थम गया था। इसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो। भले निकाह बचपन में हुआ हो, लेकिन ये मत भूलो अन्ना कोई 6 माह की बच्ची नहीं थी, 9 साल की थी। और तुम जानते ही क्या हो? हाँ, वो अनाबिया सुल्तान कभी रही ही नहीं। इसकी एक एक सांस इस निकाह से जुड़ी है। पल पल जिया इसने इस निकाह को, और जिस दिन ये निकाह ख़त्म हुआ अन्ना की सांसों की डोर भी टूट जाएगी। फ़िज़ा की बातें याद करते वो एक एक कदम पीछे लेता गया और वहाँ से वॉकआउट कर गया। अन्ना ने इसे वहाँ आते और वहाँ से नम आँखों से जाते देख लिया था, लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकती थी। मेरी बच्ची ठीक है ना? जमीला खातून ने अन्ना का चेहरा अपने हाथों में लेते प्यार से पूछा। जी। बारी बारी सबको अपना चेहरा दिखा के और दुआएं लेके वो फ़िज़ा के साथ अपने कमरे में आ गई। किसी ने इससे कोई सवाल ना किया था। सब इसकी गैर मौजूदगी को लेके गुस्से में थे, नहीं थे, परेशान थे, सिवाय एक शख्स के। शामिर ने बाहर सबको सारी बात बता दी थी। क्या क्या कहा था मैं वो नहीं जानती थी, लेकिन वो इतना जानती थी कि वो शख्स इसकी इज़्ज़त का रखवाला है। इस एक रात ने उसकी सोच को बदल दिया था। जो जो मैं गलत फहमी थी, दिल में गलत फहमी थी, सब ख़त्म हो गई थी। दिल तो पहले ही शामिर के नाम से पे धड़कता था, अब जज्बात भी इसी के नाम के थे। अब यूं ही चुप बैठी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? फ़िज़ा को उसके सवालों के जवाब नहीं मिले थे तो इसे ख्यालों से चौंकाया। क्या पूछ रही हूँ? वो एकदम होश में आई। लगता है लड़की गई काम से। फ़िज़ा ने हाथ पे हाथ मारा। आप ही आपको सारी कहानी सुननी है तो आप बाहर जा के उन्हीं की ज़ुबानें सुन लें, मुझे क्यों छेड़ रही हैं? अन्ना ने दामन बचाना चाहा, उठ के कबर्ड से कपड़े निकाले। हाय, अब वो इन हो गए। फ़िज़ा ने बात तो चक्की, मैं शावर ले लूँ, लेकिन बाद आपसे बात करती हूँ, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी करती हूँ। बहुत आराम से कहते बाथरूम का रुख किया। ज़िम्मेदारी मतलब? फ़िज़ा हैरान हुई। वही जो रात को आपको हुआ पेट दर्द, उसकी ज़िम्मेदारी। मुस्कुरा के जवाब देते वो बात में घुस गई, जबकि फ़िज़ा की हंसी को अब ब्रेक लगा। मीटिंग अटेंड करता वो बहुत पुरएतमाद अपने पॉइंट्स बता रहा था। सभी उसकी तरफ मतवज्जे थे, उसकी बात सुन रहे थे, जबकि थोड़ी दूर बैठी कमल सिर्फ उसी को देखे जा रही थी। बेख्तियार अपने इर्द गिर्द का कोई होश न रहा था, बस बार बार आफ्ताब के हिलते होंठ दिखाती वो खोई हुई थी। मीटिंग ख़त्म करता वो वहाँ से निकला, जबकि उसकी नज़र वहाँ मौजूद दोस्तों और दुश्मनों सब पे थी, और इन सब से हट के वो कमल जो इतने इन्हमाक से इसे देखे जा रही थी। आफ्ताब से कुछ भी ना छुपा ना था। वो बाहर निकला तो वो भी एकदम होश में आती उसके पीछे लपकी। वो लिफ्ट की जानिब बढ़ा। 2 मिनट ही लगे थे। लिफ्ट ओपन हुई। खाली लिफ्ट में आफ्ताब अंदर दाखिल हुआ तो झट से कमल भी पीछे ही दाखिल हुई। लिफ्ट चली। आफ्ताब ने मोबाइल निकाल के चेक किया। ऑफिस की गाड़ी आएगी तो आप ऑफिस चली जाएं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और ये लैपटॉप और कुछ फाइल्स कमल की जानिब बढ़ाई।
जिसे इसने फ़ौरन थाम लिया। मैं ऑफिस पहुँचते ही आपसे लूँगा, इन्हें संभाल के रखिएगा, तनीती वाले अंदाज में कहा। कंवल ने साबत में सर हिलाया। मैं जल्दी आऊँगा। ओके। मोबाइल वापस जेब में डालता माथे पे 2 बल डाले वो कलाई पे बंदी घड़ी देखता संजीदा अंदाज में कंवल से बोला। कंवल उसके पीछे ही एक तरफ खड़ी थी। ओके। बिना कोई सवाल जवाब किए कंवल ने सारे साबत में हिला दिया कि तभी लिफ्ट रुकी और 2 लड़के लिफ्ट में दाखिल हुए। शक्ल से वो गुंडे टाइप लग रहे थे। लिफ्ट में एंटर होते ही इनमें से एक ने लिफ्ट का बटन दबाया और आफताब को देखने लगा। आफताब भी उनकी हरकत नोट कर रहा था। एक उसकी दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ खड़ा हो गया। कंवल को दोनों राउत भाई लगे। दोनों के मंगूल मटोल और गंजे थे। अभी मज़ीद कुछ समझने का मौका मिलता कि लिफ्ट रुकी। इनमें से एक ने आफताब पे वार किया और घुमा के बाजू आफताब को मारनी चाहिए। आफताब का जैसे पहले से ही तैयार था। फ़ौरन उसकी बाजू को पकड़ा और मरोड़ता हुआ पीछे ले जा के एक झटके से छोड़ा कि वो तड़प के नीचे गिरा। बाजू को पकड़ता आफताब को देखता रह गया जबकि खुद आफताब पीछे लिफ्ट से जा लगा। दूसरा जो अपने साथी को यूं तड़पता देख सकते में आ गया था, यकदम होश में आता आफताब की तरफ बढ़ा और अपनी लंबी टांग से आफताब के चेहरे पे मारना चाहा, लेकिन आफताब ने दूसरी तरफ होते अपना मुंह बचाया जहां कंवल सहमी खड़ी थी। इससे पहले कि वो फिर वार करता आफताब ने मुड़ते इसे ज़ोर से टांग मारी और पेदर वार किए। वो वहीं अधमुआ होके गिरा। आफताब की कलाई मुड़ गई थी जिसे वो झटके से सीधा कर रहा था और कंवल की तरफ देखा जो सांस रोके खड़ी थी। लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट झटके खाती चल पड़ी थी। इन दोनों आदमियों में से पहले वाला फिर से उठा। उसके हाथ में चाकू था। अब उसका निशाना वो लड़की थी जिसके हाथ में आफताब की सारी चीज़ें थी। इसने कंवल के चेहरे पर वार किया। इस अचानक उफ़दात पर वो बुखलाई अपनी आंखें मीच ली, लेकिन चाकू का वार इस पर हुआ नहीं। आंखें खोली तो चाकू को आफताब ने अपने हाथ पे रोका था और इसका हाथ से खून गिर रहा था। आफताब ने इस चाकू पे इतना दबाव डाला कि वो चाकू इस आदमी के हाथ से छूट गया और आफताब के हाथ में आ गया और वो आदमी घबरा के अपना बाजू पकड़ता पीछे हुआ। आफताब ने गुस्से से चाकू दूर फेंका और उसकी जानेब बढ़ा के इतने में लिफ्ट रुक गई तो आफताब चौकन्ना होता कंवल की तरफ मुड़ा। कोई भेद नहीं था। लिफ्ट खुलते ही मजीद कोई दुश्मन आ टकराने को तैयार होता, लेकिन सद शुक्र के सब कुछ क्लियर था। लिफ्ट रुकते ही वो कंवल का हाथ थामे बाहर निकला कि फैजी बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा। सर, हमें इत्तला मिली है कि आप पर अटैक हुआ। फैजी के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब खुली लिफ्ट पे नज़र पड़ी। इन दोनों को संभालो अच्छे से, गुराते हुए कान के पीछे पास हुआ। मुझे 24 घंटे के अंदर कैसेट ड्राक रूम में चाहिए, समझे? कहते पीछे हटा और फैजी के गले से मफरल निकाल कर अपना हाथ पे बांधा। साबत में सर हिलाते इन आदमियों की तरफ बढ़ा जबकि आफताब कंवल का हाथ थामे सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ा। आप ऑफिस जाएं, मैं कुछ देर तक पहुंचता हूं। याद रहे इन डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आफताब कंवल को ब्लैक गाड़ी के पास लाता आराम से बोला। आपको चोट? कंवल का ध्यान उसके हाथ पे था जो अपने बचाते इसने खुद को ज़ख्मी कर लिया था। मिस कंवल, डोंट यू वरी, आपको जितना कहा गया है आप ही करें। बैठें गाड़ी में, आफताब ने स्पष्ट अंदाज में कहा। कंवल लब काटती खामोशी से बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई। आफताब भी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा। कंवल ने देखना चाहा लेकिन ब्लैक शीशों से कुछ दिखाई न दिया। फिर गोद में रखे लैपटॉप और फाइल पर नज़र पड़ी। उनकी हिफाजत तो अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगी, कंवल ने सोचते हुए आंखें मूंद लीं। अच्छा ये बताओ, आप दोनों की गलतफहमी दूर हुई ना? फ़िज़ा ने इसे फिर से छेड़ा। बस करें यार फ़िज़ा आपी, आप भी ना क्या क्या अखज़ करके बैठी हैं आप यार। ऐसा कुछ नहीं है। और आपने देखा शामी को? मुझे इससे बात करनी है। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। अना को एकदम से शामी का ख्याल आया। सोच, वाकई उसका दिमाग हम सब से ज़्यादा चलता है। खैर, उसका भी अम्मी जान और दीजे ने बंदोबस्त कर दिया है। फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? अना ने हैरत से देखा। मेरी रुखसती में घर वाले शामिया ने आप भी का निकाह करने का इरादा रखते हैं, धीमे लहजे में कहा। वट, आपको किसने कह दिया? अना की हैरत से आंखें खुल गईं। शामी अभी 19 साल का हुआ है। इतना भैया जल्फी है यार ये। हमारे घर वाले भी ना। अना के माथे पर बल पड़े। अच्छा है, बड़ा जो भी फैसला करती हैं अच्छा करते हैं, फ़िज़ा ने संजीदगी से कहा। शामी नहीं मानेगा, अना ने पुरसोच अंदाज में कहा। आप भी तो अभी कंटिन्यू जारी है।